राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बोलते हैं और बहुत सारे नेता नहीं बोलते हैं। तो कह रहा है कि मेरी पार्टी सेकुलर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए में सेकुलर है, कांग्रेस पार्टी के ब्लड में सेकुलर है। कि एमआईएम बहुत मजबूत हो रही है। एमआईएम कितने एमएलए जीत के आए थे, आज उनके पास कितने एमएलए हैं। आज देखिए कांग्रेस रोड पे है, सड़क पे है, गली में है, शहर में है, गांव में है, मोहल्ले में है। हम ये मान के चलिए कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मारूफ सियासतदान जनाब इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब। असलम साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद और आपको मुबारकबाद भी कि इन दिनों कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी दी है और आसाम में माइनॉरिटी का आपको इंचार्ज बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ कासमी साहब, और मिलत टाइम्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं अपने नेता और अपने रहनुमा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। इंजीनियर असलम साहब, आपको आसाम का इंचार्ज बनाया गया है, ख़ासतौर पर माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट आपको दिया गया है। और आसाम में जो माइनॉरिटीज़ का जो वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, उनका ज़्यादातर रुझान मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनकी तरफ है। तो आप किस तरह वहाँ के मुसलमानों को कायल कर पाएंगे कि कांग्रेस की तरफ आएँ, दोबारा उनको वोट करें? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जबकि बदरुद्दीन अजमल साहब, उनकी पार्टी आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है और हम लोग आखिरी जो इलेक्शन हुआ अभी वहाँ असम्बली का, वो हम दोनों पार्टी मिलकर के वहाँ इलेक्शन लड़े थे। ये सिर्फ कह देना कि पूरा आसाम के माइनॉरिटीज़ और ख़ास करके मुसलमान AIUDF के साथ है, ऐसा नहीं है। अभी इस बात का कोई हम लोगों को फ़िक्र नहीं कि कौन किधर है और क्या कर रहा है। बात इस बात का है कि किस तरह से हम मुल्क को बचाएं और मुल्क के संविधान को बचाएं। आज जो लड़ाई हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और वो यात्रा जो भारत जोड़ो के नाम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी, आप तमाम लोगों को पता है कि ये यात्रा 150 दिन का होगा और लगभग 60-62 दिन इस यात्रा का हो चुका है। अभी यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है। तो आज राहुल गांधी जी क्यों भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं? आप तमाम लोगों को पता है कि ये मुल्क को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सारे इदारे को बचाने के लिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने के लिए, आज जो हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत है, उनको बचाने के लिए आज हमारा नेता पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आज इस बात का सबको फ़िक्र होना चाहिए कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, हम किसके साथ हैं। भारत लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, अभी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, तो उसकी वजह से वोट में कुछ इजाफा होगा या कहीं सरकार बन सकती है कांग्रेस की? देखिए, मैं भी भारत जोड़ो यात्रा में 10 दिन रह चुका हूं। आंध्र प्रदेश पूरा में यात्रा में था, मैं कर्नाटक में इंटर किया था, फिर तेलंगाना करके मैं वापस आया हूँ और फिर मैं भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करने जा रहा हूँ अपने नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ। एक बात तो साफ़ है कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जो शुरू हुआ है और अभी महाराष्ट्र में इंटर किया है और कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश में इंटर होगा। आप ये मान के चलिए कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के एलाइज पार्टनर हो, बहुत अच्छा करने वाला है। और आप ये देखिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का पर्सनालिटी में जो निखार आया है, राहुल जी जिस तरह से देश को अभी लीड कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रख रहे हैं, जिस तरह से जनता के सामने, जनता के बीच में हैं, यकीनन ये यात्रा से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका बहुत फ़ायदा होगा और कांग्रेस को फ़ायदा का मतलब देश को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है राहुल गांधी में लीडरशिप का, जिसकी कमी थी पहले। देखिए, मैं कमी तो नहीं मानता हूँ, हर चीज़ का वक्त होता है। राहुल गांधी जी ने ये खुद फैसला किया है कि जब हमारी बात पार्लियामेंट में सुनी नहीं जाती है, जब हमारी बात संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का हक है, वहाँ पर बिना डिबेट किए हुए, बिना कोई बात सुने हुए, किसी भी बिल पे बिना चर्चा किए हुए जब पास हो जाता है तो चॉइस क्या बचती है? जब प्रतिनिधि संसद के
संसद में बात नहीं कर सकते हैं, सांसद होने के नाते जो सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, वहाँ जब बात सुनी नहीं जाती है, तो जनता के प्रतिनिधि ने यह तय किया, राहुल गांधी जी ने यह तय किया कि फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सामने सारी बातें रखेंगे कि आज मुल्क में बेरोजगारी कहाँ तक पहुँच गई है, मुल्क में महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, मुल्क का जो आज आप देख रहे हैं करेंसी रेट, आप देखिए आज जब ये डॉलर का जो करेंसी चेंज है रुपीज़ में, जब ये 57 रुपया 56 रुपया हुआ था तो कितना हल्ला मचा था। आज ये कहाँ पहुँच गया, 63 रुपया हो गया है। नहीं 83 रुपया 84 सॉरी 83 रुपया 84 रुपया हो चुका है। हम तो कह रहे थे कि जब 62 पहुँच गया था तो हम लोग कितना हल्ला मचा रहे थे, बीजेपी वाले कितना हल्ला मचा रहे थे। तो जब 83 रुपया 82 रुपया, तो जब आप लोग क्यों हल्ला नहीं मचा रहे? आप लोग अपोजिशन में, तो आप लोगों को मचाना चाहिए। आपको नहीं लगता हम हल्ला मचा रहे हैं? आज देखिए कांग्रेस रोड पे है, सड़क पे है, गली में है, शहर में है, गाँव में है, मोहल्ले में है। हम तो जनता के बीच हैं और हमारा नेता जनता के बीच में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देश को बचाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने एक अहद किया है और ये देश को बचा के कांग्रेस पार्टी रहेगा। इंजीनियर असलम साहब बिहार से आते हैं और बिहार के किशनगंज से आते हैं, तो किशनगंज की सियासत के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि किशनगंज में MIM लगातार मजबूत होती जा रही है और अब किसी और के लिए मुकाबला करना किशनगंज में बहुत मुश्किल हो गया MIM का। आप मेरे भाईजान, आप कैसे कह रहे हैं कि MIM बहुत मजबूत हो रही है? MIM कितने MLA जीत के आए थे, आज उनके पास कितने MLA हैं? जनता साथ MLA इधर से उधर तो चले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ। जब जो MLA है उनका भी अपना वोट बैंक है और जिस पार्टी में वो लोग गए हैं उसका भी अपना वोट बैंक है और वो इलाका हमेशा सेकुलर रहा है। ठीक है, एक वेब था, एक लोगों में। सेकुलर का क्या मतलब होता है? MIM वाले सेकुलर नहीं है क्या? मैं MIM का नाम ले लिया, मैं तो कह रहा कि मेरी पार्टी सेकुलर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का DNA में सेकुलर है, कांग्रेस पार्टी के ब्लड में सेकुलर है। कांग्रेस पार्टी तो जो MIM वाले उनको आप सेकुलर मानते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना सेकुलर पार्टी उनका मानते हैं। मैं सेकुलर का डिफिनेशन ये देना चाहता हूँ कि जिनके बयान से, जिनके बोली से और जिनके आइडियोलॉजी से अगर कोई फितना पैदा हो वो सेकुलर नहीं है। तो किन के बयान से फितना पैदा? अब जो आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिए, जिनके बोलने से, जिन पार्टियों के बोलने से फितना पैदा होता है, वो तो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों का कत्ल होता है, मॉब लिंचिंग होती है, अपोजिशन वाले आवाज़ नहीं उठाते, सरकार वाले उसको करते हैं। तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी सब आवाज़ उठाते तब उसको फितना कहेंगे। मुरादाबाद में घर में नमाज़ पढ़ने पर जेल केस दर्ज हो जाता है, वो आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर केस वापस लिया जाता है, तो इसको फितना कहेंगे? उन्होंने तो साथ दिया है, जुल्म कुछ से रोका है उन्होंने। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप हक बात बोलिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, जालिम के खिलाफ बोलिए, लेकिन ये कहाँ का विचारधारा है, ये कहाँ की बात है कि आपके अगर बोलने से भी कोई फितना पैदा हो जाए, आपको टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात करते हैं? क्यों आप सबकी बात कीजिए, दलितों की भी बात करते हैं, दूसरों की भी बात करते हैं, लेकिन आपको करना भी पड़ेगा। ये देश की बात कीजिए, देश की जनता की बात कीजिए। नहीं तो देश की जनता की तो बात करते हैं, जुल्म हो रहा है, वो महंगाई पर भी बोलते हैं, सारी चीज़ों पर बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो जब जुल्म की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके बोलने से क्या वो सारे मसले का हल हो जाता है? क्या आपके बोलने से पोलराइजेशन नहीं होता है? क्या आपके बोलने से बीजेपी मजबूत नहीं होती है? क्या आपके बोलने से आरएसएस और बीजेपी वाले आपका टीआरपी मीडिया में और आपके जितने भी बाइट्स हैं उसको नहीं चलाया जाता बार बार? आखिर क्या वजह है? आपको लगता है कि ओवैसी साहब के बोलने की वजह से बीजेपी मजबूत हो रही है? बिल्कुल, मेरा साफ कहना है कि ओवैसी साहब को कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, बीजेपी उनकी वजह से मजबूत हुई। हम ये नहीं कह रहे मजबूत कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस का अपना एक विचारधारा, उस विचारधारा पर चल रहा है, ये देश है। तो जिन रियासतों में ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं वहाँ किसकी वजह से कांग्रेस आ रही है? आप ये बता दीजिए कि कहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं? जब जहाँ मध्य प्रदेश में वो नहीं थे, इससे पहले अभी और कई रियासतों में चुनाव हुए हैं। कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं उसका बयान शुरू हो जाता है। जहाँ चुनाव होता है उनके भाई का एक बयान जो है सारे मीडिया वाले सब उनको वो कैसेट की तरह उनको लगा देते हैं। तो इससे क्या मैसेज? पुराना बयान है ना, उसको लेकर आप कहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बोलते हैं और बहुत सारे नेता नहीं बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। तो फिर आपको एतराज़ क्यों है? मुसलमानों का एक लीडर है, वो मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, मुसलमानों पर जुल्म के ख़िलाफ़ वो बोलता है, संसद में भी, संसद के बाहर भी, TV चैनल पर भी। दूसरे लोगों को लगता है कि हम बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक एक तरह से खिसक जाएगा। हम बोलने के खिलाफ़ नहीं है उनके। मेरा सिर्फ एक सवाल है उनसे, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके बोलने से क्या मुसलमानों को हक मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, फायदा उनके बोलने से क्या इंसाफ मिल जाता है? मिला है इंसाफ? मुझे नहीं लगता है। नहीं मिला है इंसाफ। लगता है कि बोलना सिर्फ काम नहीं है, पार्लियामेंट में बिल को फाड़ देना सिर्फ काम नहीं है।
मेरा कहना ये तो राहुल गांधी ने भी फाड़ा था। नहीं, ठीक है, नहीं जो चीज़ गलत हो उन्होंने फाड़ा, वो उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं फाड़ा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था ना। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो चीज़ किसी हित के लिए नहीं बनाई गई हो, जिस चीज़ से जनता को फायदा नहीं हो, तो उस चीज़ को उसने फाड़ा। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हम इस मुल्क में एक अमन, चैन, मोहब्बत का पैगाम दें। हम उस डीएनए को लेकर चलें, उस विचारधारा को लेकर चलें जिस विचारधारा में कंपोजिट कल्चर दिखे, उस विचारधारा में सर्व समाज, सर्व धर्म की बात हो। हम अगर आज हम क्यों बोलते हैं आरएसएस को, बीजेपी को क्यों अटैक करते हैं, हमारा नेता क्यों उस पर हमला करता है? क्योंकि वो जानबूझ करके सिर्फ डिफरेंसेस पैदा करते हैं, आपस में दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, ये सब मुद्दे पे डिबेट करते हैं। हर दिन शाम 5 बजे शुरू हो जाता है टीवी चैनल्स पे। तो अगर हम उसी मुद्दे को हाईलाइट करेंगे, उसी मुद्दे के इशूज़ को हम अपने आप को ट्रैप कर देंगे, तो इससे देश का क्या होगा? देश का भला तो नहीं होगा। आज कहाँ गई महंगाई का मुद्दा? आज बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ पर है? आज लोगों के जो रिसेशन आने वाले हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नहीं है, आज के डेट में कितने लोगों की छटनियां हो रही है, कितने लोग आज के डेट में नौकरी खो चुके हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। क्या सिर्फ यही डिबेट बच गया है कि हम आज के डेट में बैठ करके हिंदू मुसलमान यही करके हम इस मुल्क को फिर जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो मेरा साफ कहना है कि जो देश के असल मुद्दे हैं उस मुद्दे पर हम बात करें। देश के बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि किशनगंज में एमआईएम मजबूत है और अभी गोपालगंज में एमआईएम ने आरजेडी के एक उम्मीदवार को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बदला लिया है, हमारे विधायकों को उन्होंने तोड़ा तो हमने भी तोड़ दिया है। देखिए, असल में गोपालगंज में जो कुछ हुआ है वो कुछ बात पर्दे के पीछे कुछ और है। ठीक है, आज आरजेडी वहाँ हार गई है, लेकिन सरकार तो आरजेडी की है, सरकार महागठबंधन का ही है, और उस सरकार में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बल्कि 7 पार्टियां बहुत मजबूती से दूसरे के साथ हैं। मेरा कंसर्न है कि हार जीत तो एक अपनी जगह है। मेरा फ़ायदा ये है कि अगर वो किसी की हार से एमआईएम इतना खुश हो रहा है, तो इसमें साफ मैसेज है कि आप खुशी किस बात की मना रहे हैं। इस बात को आप सही मानते हैं कि आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया था, इसको सही कहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स है ये। 4 विधायक को क्या तोड़ा उसने, जब वो चारों विधायक खुद गए उस पार्टी में? नहीं, तो इसका मतलब बीजेपी ने अगर कर्नाटक में आपके विधायकों को तोड़ लिया, मध्य प्रदेश में आपके विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली, तो सही क्या बीजेपी ने? देखिए, मैं सही और गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो 4 विधायक से ना बिहार में सरकार बनी है ना सरकार गिरी है। नंबर तो उनके पास था ना पहले, लेकिन अब वो जो विधायक हैं क्यों पार्टी छोड़ दिया? नहीं, तो इसका मतलब कर्नाटक में जो कुछ हुआ, आपके विधायकों ने आपकी पार्टी को छोड़ा, फिर बीजेपी पर इल्ज़ाम सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जो लोग गए उन्होंने खुद से आपकी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी का उसमें कोई कसूर नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं, बात कसूर बीजेपी की नहीं है। बीजेपी का जो हुक्स एंड क्रूक्स मेथड है, बीजेपी के पास तो सब पावर है, मनी पावर है, मसल पावर है, हर पावर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो 4 विधायक से बिहार की सरकार ना बनी है, ना वो 4 विधायक से बिहार की सरकार ना गिर पाएगी। मेरा कंसर्न आप जो मध्य प्रदेश को कर्नाटक के बीच में ला रहे हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी ने गलत तरीके से कांग्रेस के विधायक को तोड़ा है और हर तरह के हथगंडे अपनाए और सरकार को गिराया है। मतलब वहां तो डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। अच्छा, यहाँ नहीं, कत्ल क्यों हुआ? एक पार्टी का जीता विधायक है, जिस कैंडिडेट को आपने टिकट नहीं दिया उसको टिकट दे करके उसका टिकट काट दिया, दूसरी जगह से उसको टिकट मिलता है, चुनाव जीत जाता है और फिर दोबारा आप उसको ले, मतलब आप कमज़ोर करना चाह रहे हैं ना। आप चाह रहे हैं कि लीडरशिप सिर्फ यादव के पास रहे, किसी और के पास रहे, किसी मुसलमान के पास लीडरशिप न रहे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का मिसाल कुछ और है। वहां पर बीजेपी ने अपने हुक्स एंड क्रूक्स से वहां के विधायकों को तोड़ा है, सरकार को गिराया है। और सीमांचल में, मुझे बोले दीजिए, सीमांचल में जो 4 विधायक है उसको आरजेडी ने कभी अप्रोच नहीं किया। आप मुझे कोई दीजिए सबूत। बहुत सारे सबूत, बल्कि वो 4 विधायक बार बार जाके तेजस्वी यादव से मिलते थे। ये 4 विधायक ने वहां पर अपना आप के अंदर इतनी ईमानदारी होती, जैसा आप कर बोलते हम नहीं लेंगे, जमहूरियत में हमारा उसूल है कि अगर कोई दूसरा हमारी पार्टी में उसे तोड़ता है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, तो आप लोग जहां हैं वहीं रही, जब अगला चुनाव होगा हम आपको टिकट देंगे, आप उधर सीधर आ जाएगा। लेकिन बीच में अगर आपने किया तो ये उसूल की बात तो नहीं। बात कर रहे हैं, क्या ये सियासत में मुमकिन है कि मानिए ना कि हर जगह वही हो रहा है? अगर तेजस्वी यादव अगर सियासत में मुमकिन नहीं है तो फिर आप मानिए कि हर जगह से मामला है, एक को गलत दूसरे को सही। दोनों का अलग अलग पैमाना है। नहीं, बिहार में और सीमांचल में जो बोलने का पैमाना अलग अलग, दोनों का बोलने का अलग अलग पैमाना है, दोनों जगह अलग अलग बातें हुई है। वहां पर बीजेपी ने हर तरह के हथगंडे से उन विधायकों को किडनैप करके अपने यहाँ रख करके तोड़ा। ये अलग बात हुई, आप कुछ आप उसमें तफरीर कर रहे हैं, हालांकि सियासत में हर जगह ऐसा होता है। ये बताइए, किशनगंज आप
का जो क्या बोलते हैं कि आपका होमलैंड है और अभी आप आसाम जा रहे हैं, तो बिहार की सियासत पर आप कब तवज्जो देंगे? अभी तक आपकी बिहार की सियासत पर तवज्जो नहीं है, हालांकि वहाँ से आप आते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी आसाम कांग्रेस की है। मैं आसाम कांग्रेस को मजबूत करूंगा। वहाँ के पीसीसी चेयरमैन और हमारे आदरणीय जो प्रभारी हैं आसाम के जितेंद्र सिंह जी, और हमारे सलमान खान जो है यंग और डायनेमिक पीसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन है, और हम हमेशा इमरान साहब के मार्गदर्शन पर काम करेंगे। जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी आप देखिएगा बिहार में भी कांग्रेस बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत मजबूत है, और महागठबंधन जो आज 7 पार्टियों का गठबंधन है, यही फिर आने वाले दिनों में 2025 में चुनाव लड़ेगी मिलकर के, और यकीनन सरकार इन्हीं लोगों की बनेगी। जहाँ तक सवाल किशनगंज का है, सीमांचल का है, वो तो कांग्रेस का बेल्ट रहा है हमेशा। आप जानते हैं मौलाना साउल कासमी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से कांग्रेस से थे, तारिक अनवर साहब कटिहार से कांग्रेस से, तो वो तो हमेशा कांग्रेस का लैंड है, कांग्रेस की धरती है। तो एनसीपी से बने, कांग्रेस से जब टिकट मिला तो हार गए वो। नहीं, लेकिन अलायंस में थे वो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था। आज तारिक अनवर साहब हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अब तो सीमांचल में यही तीनों पार्टी का बोलबाला है, आगे भी यही बोलबाला रहेगा, और वो तीनों पार्टी अपने गठबंधन में है। तो हर जगह तो हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे ही। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, आप सीमांचल में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन तक। आप देखिएगा कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, महागठबंधन 100% सीट सीमांचल में जीतेगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, अभी आप बड़ा कॉन्फिडेंस, गुजरात में अभी चुनाव चल रहा है, यहाँ कुछ लगता है कि कांग्रेस की कुछ सीट निकल पाएगी? कितनी? आप कुछ सीट की बात कर रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ। कांग्रेस इस बार बहुत मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, और बहुत मेजॉरिटी के साथ थम विक्टोरी जिसको कहते हैं वो सीट लेके आएगी। आप देखिए, जब जिस दिन 8 दिसंबर को जब चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप देखिएगा, क्योंकि बीजेपी से वहाँ की जनता बहुत मायूस है, बहुत नाराज़ है। इस बार आप देखिएगा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीग साहब, बिहार के किशनगंज से आते हैं, सियासत से इनका पुराना रिश्ता है। फिलहाल आसाम कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इनको इंचार्ज भी बनाया गया है। इनकी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।